Hello dear students, welcome you all on my YouTube channel Tesla Tutorial. Dear students, this video is of class 12th standard where we are going to discuss about dielectrics and properties related to it. So let's start with the definition of the dielectrics. So अगर हम dielectric को define करें basically तो हम कहते हैं कि dielectric is a kind of insulator which has property to get polarized when subjected in an external electric field. So polarization means what? We will discuss about this later on, but very first we are focused to the dielectrics and the basic difference between an insulator and dielectric. तो जैसा कि डेफिनेशन में आपको हमने बताया, डायलेक्ट्रिक एक्चुअल में क्या है? अ काइंड ऑफ इंसुलेटर. मीन्स डायलेक्ट्रिक भी क्या है? इंसुलेटर्स हैं. बट जैसा कि इंसुलेटर्स के पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की, डायलेक्ट्रिक के पास इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी के साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी है. क्या है? जब हम डायलेक्ट्रिक को मीन्स इंसुलेटर जो कि तरीके का है को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो एक्चुअल में डायलेक्ट्रिक स्लैब डायलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज्ड हो जाता है. पोलराइज्ड कैसे होता है, क्या होता है, हमें इसी के बारे में आगे बात करनी है. तो वेरी फर्स्ट हम डेफिनेशन अगर लिखें डायलेक्ट्रिक्स की, हम कह सकते हैं सिंपली टाइप ऑफ insulator having property to get polarized when subjected to external electric field. यहाँ पे हमने ये जो पोलराइज्ड शब्द का यूज किया है, पोलराइजेशन का यूज किया है. हम पोलराइजेशन के बारे में आगे डिटेलिंग करेंगे. बट अगर हम बात करें डायलेक्ट्रिक्स के टाइप्स की, मीन्स डायलेक्ट्रिक्स कितने तरीके के हो सकते हैं, तो हम सिंपली डायलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स के नेचर के बेसिस पे डायलेक्ट्रिक को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट हम कहते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक. पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए डायलेक्ट्रिक्स क्या? पोलर डायलेक्ट्रिक. सो पोलर मॉलिक्यूल एंड द सेकेंड वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. हम वन बाय वन करके पोलर मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक को इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे. एंड इन द सेम वे वी विल डू द सेम थिंग इन केस ऑफ नॉन पोलर एज वेल. सो आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक, बेस अगर हम डायलेक्ट्रिक्स के कुछ काइंड्स देखें तो जो भी आप इंसुलेटर्स देखते हैं, वुड कह सकते हैं, आप माइका कह सकते हैं, पेपर कह सकते हैं, इवन एयर कह सकते हैं. तो ये सब के सब एक्चुअल में डायलेक्ट्रिक्स के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं. डायलेक्ट्रिक्स को पढ़ने का रीज़न क्या है? ये एक्चुअल में हमें पता चलता है जब हम कैपेसिटर पढ़ते हैं. तो एक्चुअल में हमें ये पता चलता है आगे चल के जब हम कैपेसिटर की स्टडी करते हैं. और फिर आपके लिए कैपेसिटर भी नया है. कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक्स का क्या यूज़ है, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे. लेकिन अभी के लिए हम पहले डायलेक्ट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और डायलेक्ट्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं. फिर वहाँ पे जब हम एक्सप्लेन करेंगे कैपेसिटर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैपेसिटर चैप्टर के थ्रू डायलेक्ट्रिक्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, व्हाट वाज द नेसेसिटी. सो हम डेफिनेशन के बाद वेरी फर्स्ट थिंग पोलर मॉलिक्यूल्स कंसिडर करने चल रहे हैं. सो सिंपली पोलर मॉलिक्यूल से बने डायलेक्ट्रिक मटेरियल को हम सिंपली पोलर डायलेक्ट्रिक कहते हैं.
ठीक है। सो अब हम अगर डेफिनेशन वेरी फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे अगर हम डेफिनेशन देखें पोलर मॉलिक्यूल्स की, सो सिंपली आप कह सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स इन विच CM एक्चुअल में एब्रीविएशन है सेंटर ऑफ मासेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस। सिंपली अगर आप एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो बहुत बेसिक थिंग है, आप सबको पता है। एटम में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम एक्चुअल में कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर्स ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एक्चुअल में हैं क्या, प्रोटॉन्स हैं, एंड नेगेटिव चार्जेज, एटम्स में जो नेगेटिव चार्जेज हैं वो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स इन विच पॉजिटिव चार्जेस सेंटर ऑफ मासेस ऑफ पॉजिटिव सेंटर्स ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। ऐसे मॉलिक्यूल्स के हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं एटम की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास एक डेफिनेट मास है, दो दे आर नेग्लिजिबल बट दे हैव मासेस, एंड इफ द मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस समवेयर देन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मस्ट हैव सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का अपना सेंटर ऑफ मास होता है और प्रोटॉन्स का भी अपना सेंटर ऑफ मास होता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एक्चुअल में पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मींस सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ मास ऑफ positive charge and negative charge is non-zero, means they are not coinciding. So in such a case the molecules are considered to be polarized molecule. अगर हम examples देखें तो examples के लिए बहुत सारे molecules हैं। अगर हम इस बात को आपके chemistry level पे समझें तो simply आप polar molecules बहुत सारे जानते हैं जिनमें lone pair exist कर रहे होते हैं, उनको भी आप polar कहते हैं, जैसे कि अमोनिया कहते हैं NH3, या फिर वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं H2O। सो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे आप देखते हैं कि जब भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे से बॉन्ड करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और दोनों एलिमेंट्स में कोई एक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो भी कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ना एग्जिस्ट करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाती है। इससे होता क्या है, जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे पार्शियल, चूंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पार्शियल नेगेटिव, और जिस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स दूर हुए हैं अ बिट उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरीके से हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, पोलराइज्ड। जैसे हम HCl का अगर कॉन्सेप्ट कहें तो H पे पार्शियल पॉजिटिव, Cl पे पार्शियल नेगेटिव दिखाते हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं एक्चुअल में दैट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर बिट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द chlorine atom. In this way the chlorine atom gets a partial negative charge and hydrogen atom gets partial positive charge, and in this way HCl gets polarized. तो अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझना चाहें तो यहाँ पे देखिएगा, दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल
and this is a hydrogen molecule. So chlorine and hydrogen molecules are actual में are not in symmetry in fact. So if they are not in symmetry, then what way they are actually means sharing electrons are not in symmetry. So in what way they are? अभी मैंने आपको बताया sharing electrons are a bit displaced towards the chlorine and away from the hydrogen. In this way, chlorine gets partial negative and hydrogen gets partial positive. So this stretching of center of masses of negative and positive charges results a polarized molecule having net electric dipole moment from negative to positive like this. So आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मासेस के सेपरेट होने से किसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मासेस के सेपरेट होने से मॉलिक्यूल एक्चुअल में पोलराइज्ड बन जाते हैं. ठीक है. और अगर और भी कुछ एग्जांपल्स हम कंसीडर करें पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, सो बहुत सारे एग्जांपल्स अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि H2O आपने HCl लिखा ही, H2O आपने लिख लिया, NH3 लिख लिया. इस तरीके से आप और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं जो कि नेचर में क्या होते हैं, पोलर होते हैं. और इनके पोलराइजेशन का रीजन क्या है? सेंटर ऑफ मासेस का एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट हो जाना. सेपरेट होता क्यों है एक्चुअल में? ये मैंने आपको बताया कि जब भी दो एलिमेंट्स में जो भी बॉन्डिंग हो रही होती है उसमें से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा वीक, तो बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेचिंग हो जाती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किधर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ. सो ऑल दिस हैपन टू क्रिएट अ पोलर मॉलिक्यूल. अब अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अगर हम देखें तो हर एक पोलर मॉलिक्यूल के पास नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मींस परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है. मतलब क्या है? पोलर मॉलिक्यूल के पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किस चीज की? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पसेस करने की. मींस ईच पोलर मॉलिक्यूल पसेस परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या फिर इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन दिस वे. लेकिन अगर हम पोलर मॉलिक्यूल को बात करें कि पूरे एक आप कह सकते हैं कि पूरे मटेरियल में पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसके लिए जरा से आप यहां देखिएगा. अगर हम एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर अगर हम इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जैसा कि आप कहते हैं कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर से एक्चुअली क्या करते हैं? ब्राउनियन मोशन करते हैं, कंप्लीटली रैंडम मोशन करते हैं. इन द सेम वे किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, एटम्स के इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, चूंकि पोलर डाइलेक्ट्रिक का हर एक एटम क्या है? परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल रखता है. लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो भी नेचर होता है उसके बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर रैंडमली कुछ इस तरीके से ओरिएंट होते हैं कि ओवरऑल पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 0. कब? जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट नहीं करते हैं तब. अगर हम इनके रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएं, सो कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं लाइक दिस. So in the absence of external electric field, चूंकि एक्चुअल देखो ये शेप जो हमने एलिप्सॉइडल दिखाया इसका सिंपल सा रीजन है स्ट्रेचिंग ऑफ द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ये एक्चुअल स्ट्रेचिंग क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड टू फॉर्म मॉलिक्यूल. तो इस तरीके से यहाँ पे आप नेगेटिव पॉजिटिव को सेपरेट और रैंडमली ओरिएंटेड दिखाते हैं कब? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पोलर
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो इन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कहने का सिंपल सा मतलब है किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ये जो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ड्यू टू थर्मल एनर्जी रैंडमली इस तरीके से ओरिएंट होते हैं कि कोई भी एलिमेंट्री पार्ट, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कोई भी एलिमेंट्री पार्ट, कोई भी चंक अगर कंसीडर किया जा रहा है तो उस चंक के पास, उस एलिमेंट्री पार्ट के पास जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। It is only because of the random orientation of the permanent electric dipoles due to thermal energy, due to thermal agitation। अब अगर हम इस पोलर मॉलिक्यूल को, मैं इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट करें तो एक्चुअल में क्या होता है? Actual में this means external electric field applies a torque on each atom and atoms are electric dipole. So on each electric dipole external electric field applies a torque, and in the influence of that applied torque these electric dipoles tend to orient themselves in the direction of electric field, where means in the orientation where they have minimum potential energy so that they can get equilibrium. So in order to get equilibrium means in order to get rid of the torque applied by external electric field to these atoms, to these electric dipole moments, dipole align themselves in the direction of the applied electric field। तो अगर हम फिर से ड्रा करें इस एलिमेंट का, मीन्स इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का स्ट्रक्चर फिर से अगर आपको स्केच करके दिखाएं, देखो यहाँ पे एक चीज़ और है। जैसे कि आपने कहा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट यहाँ पे कहते हैं, ई एक्सटर्नल को एक्चुअल में हम अगर जीरो नहीं करके, मतलब जीरो ना रख के नॉन जीरो कर दें तो उस केस में टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल्स टॉर्क के इन्फ्लुएंस में खुद को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट करना चाहते हैं। लेकिन इस ओरिएंटेशन को रैंडम बनाने की टेंडेंसी किसके पास होती है? थर्मल एनर्जी के पास होती है। सो थर्मल एनर्जी क्या करता है? थर्मल एनर्जी के पास टेंडेंसी है इनके रैंडम ओरिएंटेशन को रैंडम रखने का, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाइड टॉर्क के पास टेंडेंसी है इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअल में क्या करना? अलाइन करना। तो इस तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्मल एनर्जी दोनों एक दूसरे को एनकाउंटर करते हैं, और जिसका प्रोमिनेंस होता है एक्चुअल में वो अपने इफेक्ट को शो करता है। तो इस तरीके से अगर हम रूम टेम्परेचर पे मींस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी एक्चुअल में ये डाइपोल्स नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ही रखते हैं पूरे स्लैब का, बिकॉज ऑफ द हायर रैंडम थर्मल एनर्जी परसिस्ट बाय दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। लेकिन हम सब्सटेंशियल अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, और उस अमाउंट तक बढ़ा सकते हैं जब तक कि टॉर्क जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को, दैट इज ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी विच ट्राइज टू रैंडम देयर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते रहने से, कंटिन्यूसली बढ़ाते रहने से इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स का जो अलाइनमेंट होता है, परसेंटेज ऑफ अलाइनमेंट वो क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है, और एक सर्टेन substantial amount, substantial intensity of the external electric field क्या होता है? All these electric dipoles gets aligned in the direction of external electric field like this. So as the dipoles are in the direction of external electric field, so here to the left side negative, right side positive, negative positive, in this way. So if we look at the two faces of the dielectric, then the left face of the dielectric possesses negative charge,
while right face of the dielectric possesses positive charge as electric field is from left to right as well. और अगर हम डायलेक्ट्रिक के अंदर वॉल्यूम को कंसीडर करें, सो इन दैट एक्चुअल में आप ये जो देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, सो ये एक दूसरे के इफेक्ट को या फिर नेट चार्ज को क्या कर देते हैं, जीरो. इन दिस वे अगर हम जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पोलर डायलेक्ट्रिक्स में है उनको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर दें, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, हमें क्या रिजल्ट मिलता है. रिजल्ट मिलता है कि डायलेक्ट्रिक के दोनों फेसेस में एक फेस पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और दूसरे फेस पे उतने ही अमाउंट के पॉजिटिव चार्ज अपीयर होते हैं. और ये जो एक्चुअल में अपीयरेंस है ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है. सो ये जो प्रोसेस है एक्चुअल में, दिस प्रोसेस टू अलाइन ईच इलेक्ट्रिक डाइपोल्स present in the polar dielectrics in the direction of external electric field is called polarization. अभी हमने जब आपको डेफिनेशन दी थी डायलेक्ट्रिक्स की, तो वहां पे हमने कहा था ना gets polarized. So gets polarized in what way? Like this means each एक्चुअल में ये हम सीख रहे हैं पोलर के लिए same things happen but in different way in case of non-polar. I will explain it later, but here look here. In case of polar molecules, actually what is happening when external electric field is applied, then in that case the whole dielectric slab does not have zero net electric dipole moment. It means what? It has net electric dipole moment. It has certain electric dipole moment, and this phenomena means what? Means alignment of the electric dipoles by applying external electric field across the polar dielectric is called polarization. So if we look the whole slab, then we can say this slab appears like this. Here these negative charges means to the left if the electric field is along positive x-axis, external electric field is along positive x-axis, then opposite to the external electric field means opposite face to the external electric field will have a negative charge, and the face in the direction of electric field will have positive charge. बट देयर वैल्यू एक्चुअल में मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल है. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व क्या करते हैं कि फिर से देखो एक तरीके से, मतलब अंदर कोई भी चार्ज नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखा कि हर एक डाइपोल के पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो सेम अमाउंट में है, इसलिए अंदर किसी भी एलिमेंट्री वॉल्यूम में पोलर डायलेक्ट्रिक के किसी भी एलिमेंट्री वॉल्यूम में नेट चार्ज एक्चुअली में क्या है, जीरो है. जो भी चार्जेस अपीयर होते हैं वो आपको टू फेसेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब पे अपीयर होते हैं. सो ये जो एक्चुअल में चार्जेस हैं, दीज चार्जेस आर ड्यू टू द पोलराइजेशन, एंड दीज चार्जेस अपीयरिंग ऑन द टू फेसेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक आर said induced charges are polarized charge. If they have the surface charge density sigma, then they will called minus sigma I and they will called plus sigma I or plus sigma P. Means इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर इंड्यूस्ड पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी. इसी तरीके से यहाँ पे भी आप माइनस सिग्मा पी लिखते हैं या माइनस सिग्मा आई लिखते हैं. मीन्स नेगेटिव इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो थिंग्स आर सेम. यहाँ से हम पोलराइजेशन की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं. एक्चुअली क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे डायलेक्ट्रिक के फेसेस पे इंड्यूस्ड चार्जेस या पोलराइज्ड चार्जेस के अपीयर होने के फेनोमेना को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, पोलराइजेशन. सो पोलराइजेशन को दो तरीके से, इन द टर्म्स ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर अपीयरेंस ऑफ द इंड्यूस्ड और पोलराइज्ड चार्जेस ऑन द टू फेसेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक.
इन दो टर्म्स में हम एक्चुअल में पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं। तो हमें ओवरऑल देखने को क्या मिला कि पोलर मॉलिक्यूल्स के पास सेंटर ऑफ मासेस के सेपरेशन होने से नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इस तरीके से हर एक एटम एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल रखता है, लेकिन एटम एक्चुअल में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करें, सॉलिड स्टेट के डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करें, सो कॉम्पैक्ट पैकिंग में ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं किसी भी एलिमेंट्री डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपने ओरिएंटेशन को इस तरीके से रैंडमली ओरिएंट करते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी कि नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूरे सिस्टम का मींस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या होता है, जीरो। कब? जब हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं। मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखने पे पोलर डाइलेक्ट्रिक भी एक्चुअल में क्या है, नॉन पोलर है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो टार्क अप्लाई करती है, दैट टार्क काउंटर्स द रैंडमनेस ऑफ द electric dipoles due to thermal energy, and this torque align the dipoles, electric dipoles within the crystal, within the polar dielectric material in its direction, and this process is called actual में what, polarization. So in the polarization, all the electric dipoles present inside the crystal, present inside the dielectric material, polar dielectric material gets aligned in the direction of external electric field, and due to this alignment inner volume of the dielectric have net zero charge, and the two surfaces of the dielectric have actual में polarized or induced charges like this. So again this phenomena means appearance of the polarized charges or induced charges on two faces of a dielectric when subjected in an external electric field is called polarization. Now we are going to consider the phenomena, the behavior of the non-polar molecules in the same way as we discussed in case of polar molecules. So in a polar molecules you said that the center of masses of positive and negative charges are separated, means they do not coincide. Just opposite to it in non-polar molecules, what happens, center of masses of positive charges, again positive charges are protons, and of negative charges inside an atom are electrons. Center of masses as positive and of negative charges coincide, that is separation is zero. So in this way, if we represent a polar molecule, then in case of non-polar molecule, positive and center of mass of positive and negative charges coincide, and in this way net electric dipole moment is zero, as the center of mass of positive and negative charges do not have any separation. So electric dipole moment P is equals Q into 2L. 2L is 0, so P is 0. Now let's see the actual phenomena behind this. अगर हम बात करें कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल की, मीन्स कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल देखें,
तो हम कह सकते हैं CH4 मीन्स होमोजेनियस मॉलिक्यूल। होमोजेनियस मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स जो कि सेम एटम से मिलके बने हैं। यहाँ पे पहला आपने CH4 देखा, इसके अलावा आप N2 कह सकते हैं, Cl2 कह सकते हैं, H2 कह सकते हैं, O2। सो ऑल दीज ये होमोजेनियस मॉलिक्यूल्स है, मीन्स सेम एटम से मिलके बने हुए मॉलिक्यूल। सेम एटम के मिलके बने हुए मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास जो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। सो जो भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वो एक्चुअल में किसी भी एक एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। सो कोई भी पोलराइजेशन के चांसेस नहीं होंगे, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का कोई सेपरेशन नहीं होगा। इसी तरीके से और भी आप CO2 कह सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम CO2 मॉलिक्यूल को कंसीडर करके समझते हैं कि किस तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कैसे नॉन पोलर के पास फिर से नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें CO2 के बारे में तो कार्बन के अबाउट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्चुअल में वो सिमेट्रिक होता है। इट मींस व्हाट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, दीज टू ऑक्सीजन एटम्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कार्बन एटम and they have 2 unit of negative charge, 2 unit of negative charge. So if we talk about the electric dipole moment between this oxygen and this carbon molecule, then obviously suppose this is P1 and direction is from negative to positive, 2 unit negative charge, 2 unit positive charge. And for this, if we talk about the electric dipole moment, then we will say the electric dipole moment is in from this oxygen atom to this carbon atom. Suppose this is P2. As if we talk about net electric dipole moment, so simply we will say vector sum of these dipoles P1 plus P2 ना, चूंकि इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअल में क्या है, पोलर वेक्टर क्वांटिटी है। सो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक्चुअल में क्या होगा, इस पूरे मॉलिक्यूल का वेक्टर सम हो जाएगा इंडिविजुअल में हर एक पेयर ऑक्सीजन कार्बन एटम से बने पेयर का जो भी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल है, उन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सम क्या हो जाएगा, टोटल पूरे मॉलिक्यूल का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। लेकिन जरा सा देखिएगा, मैग्नीट्यूड, चार्जेस के मैग्नीट्यूड 2 यूनिट नेगेटिव, 2 यूनिट पॉजिटिव, 2 यूनिट नेगेटिव, 2 यूनिट पॉजिटिव, चार्जेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसके अलावा इन चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज आल्सो बिकॉज these oxygen molecules are oxygen atoms are in symmetry with carbon. So the distance of this oxygen from carbon atom is same as that of this oxygen atom from carbon atom. So we can say in magnitude P2 is equals P1. तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें यहाँ पे मैग्नीट्यूड में, सो सिंपली हम P1 माइनस P2 करेंगे। मैग्नीट्यूड में P1 P2 के इक्वल होने से एक्चुअल हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इस फेनोमेना को कंसीडर करते हुए हम किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को जीरो दिखाते हैं। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मींस नॉन पोलर में क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो भी अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, जबकि पोलर के केस में एसिमेट्रिक होता है। किसके अबाउट, मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेशन है, मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो एसिमेट्रिक है। पोलर के केस में सिमेट्रिक है, नॉन पोलर के केस में। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट करते हैं तो क्या होता है एक्चुअल में। सो यहाँ पे आपने देखा P इज इक्वल 0 व्हेन E इज 0, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पोलर मॉलिक्यूल को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रखते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, सेंटर ऑफ मासेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेशन कैसे होता है आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज हो जाते हैं एक दूसरे से सेपरेट, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज के सेंटर ऑफ मासेस हो जाते हैं सेपरेट, और जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो एक नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पोसेस करता है, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि हमने पोलर के केस में कहा था कि ओरिएंटेशन मीन्स अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एज वेल। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मीन्स एटम पहले नॉन पोलर था, बाद में पोलर बना है, और पोलर बनेगा किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पोलराइजेशन, स्ट्रेंथ पोलराइजेशन, इस स्ट्रेंथ एक्चुअल में या एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इसके अलावा टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है। किस केस में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में। बट पोलर मॉलिक्यूल के केस में पोलराइजेशन डिपेंड करता है किस पे, एक्चुअल में टेम्परेचर पे एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी चीज को अगर हम यहाँ से समझना चाहें कि एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा, इस CO2 मॉलिक्यूल के क्रॉस हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो होगा क्या एक्चुअल में, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड P1 के एलोंग होने से P1 में से P1 के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगी, जबकि P2 के अपोजिंग नेचर में होने की वजह से P2 के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर देगी। कैसे डिक्रीज इंक्रीज होगा, देखो जरा सा। अभी आपने कहा, अभी आपको मैंने बताया, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया, ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट अवे और ये वाला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, जिससे क्या होगा, ये एक्चुअल में अ बिट अवे चला जाता है और ये दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अ बिट क्लोजर आ जाता है, जिससे इनकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर -2 यूनिट। तो अब देखिएगा, ये एक्चुअल में आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P = Q/2L कहते हैं। Q तो कांस्टेंट है, लेकिन 2L मींस लेंथ एक्चुअल में क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है इस पेयर का, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द चार्जेस के स्ट्रेचिंग से P1 का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल में इंक्रीज कर गया, जबकि P2 का मैग्नीट्यूड क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो इस तरीके से अब यहाँ पे P2 ≠ P1 हो गया, और यहाँ पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो इस केस में नॉन जीरो होगा, और सिंपली नॉन जीरो कितना होगा, P1 - P2, दिस मच। सो अब अगर हम ये एक्चुअल में एटॉमिक लेवल पे हुआ, अब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लेवल पे देखें। सो अगर हम यहाँ पे देखिएगा, कोई एक नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल, एलिमेंट्री मटेरियल को कंसीडर करें, तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा, उस मॉलिक्यूल को अरेंजमेंट को या फिर एटम्स के अरेंजमेंट को मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे होंगे। कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, और उस केस में हर एक एटम नॉन पोलर है, मीन्स हर एक एटम के पास नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो है, मतलब एटम के पास कोई इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं है, एटम के पास कोई परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं है। तो whole chunk of the non-polar dielectric has zero net electric dipole moment. Now see what happens when this chunk, this elementary part of the non-polar dielectric slab is subjected in an external electric field. See here. So I think you all have noted it. In case if you not, then pause the video and note it. Look here, if you are subjecting electric field, then what will happen, you have seen here,
एक्चुअल में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मासेस के स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और ये वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग डिपेंड करेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी पे। तो लाइक दिस, you will see that stretching of the center of masses of negative and positive charges takes place such that these atoms become dipole, electric dipole in the direction of external electric field. Now this slab has non-zero electric dipole moment, but again the thing to be noted is that the scenario is same here as in case of polar molecule. What? Inside the slab, inside the non-polar dielectric, the net charge is again zero, but on the both surfaces we can see induced or polarized charges. As to the left face we are having negative charge and to the right face we are having positive charge. So this structure is equivalent to this one, where left face will have induced negative charges and right will have induced positive charges according to the applied external electric field, direction of applied external electric field. Again these charges are called induced or polarized charges, induced or polarized charges. One more thing here, you have to note that these charges, these induced or polarized charges on two faces of the dielectric are not able to move or not able to go anywhere. That's why these induced charges are called bounded charges or fictitious charges. Means these charges are called bounded charge. Bounded charge. Why? Because these charges are not elaborated from the atoms of the dielectric material. Means though they are appearing, means these negative or these positive charges are appearing on the two faces of the dielectric material, but they are related, they are bounded to their atoms. मतलब क्या है बेटा, ये जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस डायलेक्ट्रिक स्लैब के टू फेसेस पे अपीयर हो रहे हैं, ये एक्चुअल में इलेबरेट नहीं हुए हैं एटम से, फ्री नहीं हुए हैं एटम से, एटम में रहते हुए बस केवल इनके सेंटर ऑफ मासेस की स्ट्रेचिंग हुई है ना, अभी भी ये एटम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्जेस एटम के अंदर हैं, तो एक्चुअल में ये फ्री नहीं हो सकते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल मूव करने के लिए। अगर थ्रू आउट द क्रिस्टल मूव करने के लिए फ्री नहीं है, तो हम इनको सिंपली क्या कह सकते हैं, बाउंड चार्जेस और फिक्टिटियस चार्जेस ना। तो इस बात को आप समझे होंगे कि इन चार्जेस को हम एक्चुअल में, मींस इंड्यूस्ड चार्जेस को हम एक्चुअल में बाउंड चार्ज या फिर फिक्टिटियस चार्ज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एटम से क्या है, अटैच्ड हैं, एटम से डिटैच नहीं हुए हैं। फाइन। So this is all about dielectric and two kinds of dielectric, polar and non-polar. Now we are going to see what happens when a dielectric slab is subjected in an external electric field and how can be defined dielectric constant. So the next heading is dielectric constant. Polarization, you can say polarization of dielectric slab in the external electric field, and through this we have to see dielectric constant. So the main thing we have to discuss is dielectric constant, so I am taking heading as dielectric constant. Dielectric constant. Look here.
I'm considering two conducting plates of area A separated by distance d, and putting positive charge on one of the conducting plate and negative charge to the other conducting plate such that there is an electric field set up from positive to negative E। एक्चुअल में हम इन चार्जेस को, ये जो हमने चार्ज एक्चुअल में प्लेट्स पे दे रखे हैं, इनको हम सिग्मा एफ नेगेटिव, सिग्मा एफ में फ्री चार्जेस में फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये जो चार्जेस प्लेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या ई एफ के लिए, इनको हम एक्चुअल में सिग्मा एफ क्यों कह रहे हैं अभी आप समझिएगा। अब अगर हम इस प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखें, पोलर हो या नॉन पोलर हो, डजेंट मैटर, तो उस केस में एक्चुअल में अभी आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज्ड हो जाएगा। और पोलराइज्ड किस तरीके से होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आपको चार्जेज, मीन्स डाइलेक्ट्रिक के स्लैब के पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चार्जेज आपको देखने को मिलते हैं। मीन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज। सो इस तरीके से ड्यू टू दीज इंड्यूस, ये एक्चुअल में क्या है, इंड्यूस्ड या फिर पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, इंड्यूस्ड या पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो ड्यू टू दीज इंड्यूस्ड or polarized surface charge density there is an electric field, say EI. Now if we talk about electric field between the plates, between the two conducting plates, then actually that electric field is the vector sum of electric field due to free charges and induced charges. So you can write E net, प्लेट्स के अंदर जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं एक्चुअल में, वो ई एफ और ई आई का वेक्टर सम लिखते हैं, है ना। सो एक्चुअल में हम ई एफ और ई आई के मैग्नीट्यूड से कंसर्न करते हैं। तो अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, चूंकि ई आई ई एफ के अपोजिट है, तो ई एफ माइनस ई आई। अब देखिएगा ये जो, चूंकि अगर हमने इसके पहले हम एक चीज़ ये देखना था, यहाँ पे थोड़ा सा इसको पॉज दीजिएगा, हम जरा सा मैं इस डाइलेक्ट्रिक का स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर देखने से पहले हम एक चीज़ रिमाइंड करते हैं आपको, कराते हैं आपको। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह किसी कंडक्टर का किसी भी शेप के कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर होता है, ये देखने के लिए। तो ये आपको बातें बताई जा चुकी हैं, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी चार्ज्ड या फिर अनचार्ज्ड कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर पर जो भी चार्जेस होते हैं या नहीं होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो कंडक्टर पे जो चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं, अगर होते हैं तो कंडक्टर पे जो चार्ज पहले से थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कहें कि इस तरीके से होता है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टर के अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर हम किसी एक न्यूट्रल मींस अनचार्ज्ड कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, जो कि आप डायरेक्शन देख सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में फ्री चार्जेस एक्चुअल में क्या एक्सपीरियंस करते हैं, नेट फोर्स, और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे मूव करते हैं या इस तरह से मूव करते हैं और तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को वैनिश करके इलेक्ट्रॉन्स इक्विलिब्रियम को अचीव न कर लें। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में तब तक होता रहता है जब तक कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट फेस पे कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फेस पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से
नेगेटिव चार्जेस, और चूंकि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाले फेस से अवे, तो उस पर एक्चुअल में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अपीयरेंस हो रहा है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रही है अंदर, ये एक्चुअल में चार्जेस का मूवमेंट, चार्जेस का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दिस फेस टू दिस तब तक चलता रहता है जब तक कि जो भी चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर हैं वो फोर्स जीरो एक्सपीरियंस न करने लगे। मतलब कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ना कर दें, जीरो ना कर दें। तो इस तरीके से आप कहते हैं कि यहाँ पे ये जो सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ, और यहाँ पे जो सिग्मा आई है इंड्यूस्ड है, सिग्मा आई और सिग्मा एफ दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू एक्चुअल में होती है इक्वल। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन तब तक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टर के अंदर वो वैनिश न कर दे, काउंटर न कर दें। तो इस वे में आप कहते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो ये बिहेवियर एक्चुअल में रहा किसका, कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स का देखें तो डाइलेक्ट्रिक्स के केस में कोई फ्री चार्जेस तो है नहीं। ठीक है, और ये जो पोलराइज्ड चार्जेस हैं, इन पोलराइज्ड चार्जेस से जो इंड्यूस्ड चार्जेस पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल का हो रहा है, उससे जो इंड्यूस्ड चार्जेस या पोलराइज्ड चार्जेस फेसेस पे मिल रहे हैं, दे आर एक्चुअली नॉट इक्वल टू द फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी बट equal to the friction of this, equal to the friction of this. So in this way we can say induced surface charge density या polarized surface charge density is equal to any constant b times sigma f, whereas where b is less than 0. It means what, अगर समझिएगा, b less than 1, b लेस देन 1, b लेस देन 1, अगर हम b को 0.1 रखें, पॉइंट को 1 रखें, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द 10% ऑफ द फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम b की वैल्यू को 5 रख दें, 0.5 रख दें, तो 0.5 का मतलब इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी का 50% है। और जो b की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, लेकिन किस केस में, कंडक्टर के केस में। इंसुलेटर है इसलिए b इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा। इसका मतलब इंड्यूस चार्ज हमेशा सरफेस चार्ज से कम होगा। और आप जानते हैं अगर हम सिंपली यहाँ पे EF और EI की बात करें तो EF और EI, चूंकि आप इस बात को पढ़े हैं इसके पहले, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ा था वहाँ पे आपने पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो इस वे में अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा F अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करी, चूंकि एप्सिलॉन 0 इज अ कांस्टेंट। सो अगर हम यहाँ पे सिग्मा I और सिग्मा F में कुछ ये रिलेशन देखते हैं तो यही सेम रिलेशन EI और EF में भी अपीयर होना चाहिए। मीन्स व्हाट वी कैन राइट, EI इज इक्वल्स B टाइम्स EF। जैसा कि आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शन टू किस पे है, इंड्यूस चार्जेस पे ना, लीनियरली इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी जिस तरीके से वेरिएशन सरफेस चार्ज डेंसिटी में होगा। तो हम इस रिजल्ट से ये कंक्लूड कर सकते हैं इजीली। सो अगर हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए इस वैल्यू को यहाँ पे इंपोज करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इक्वेशन में इंपोज करें, तो हम देखिएगा ई नेट एक्चुअल में लिख सकते हैं EF माइनस B टाइम्स EF। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्जेस को अगर हम कॉमन करें तो हमें यहाँ से मिलेगा 1 माइनस B। और ये बेटा जो क्वांटिटी आप 1 माइनस B आपने फाइंड आउट किया, दिस क्वांटिटी 1 माइनस B इज एक्चुअली इक्वल टू द 1 अपॉन K, वेयर K इज dielectric
K is dielectric constant, where K is dielectric constant. तो अगर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, यहाँ से हमें कुछ चीज़ें इरेज करनी होगी. आई होप कि आपने जो कुछ भी है रिकॉर्ड किया होगा. नहीं रिकॉर्ड किया होगा तो वीडियो पॉज करके आप रिकॉर्ड करिए. ओके, सो लुक हियर. Now I'm going to write this E net like this. E net equals EF into 1 upon K. And now if we are interested to know about K, एक्चुअल में K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही हेडिंग है, तो हमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है इन सब चीज़ों पे भी डिस्कस करना है. तो पहले हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं. तो यहाँ से हम K इज इक्वल्स बेटा क्या कह सकते हैं, देखिएगा. K इज इक्वल्स वी कैन से EF अपॉन E नेट. अब देखिए ये हमारी अपनी लैंग्वेज रही EF और EI जो हमने कंसिडर किया. अगर आप बुकिस लैंग्वेज देखेंगे तो यहाँ पे जो EF आपने लिखा है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, EF सिंपली E नॉट के बराबर है, जिसको आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. और ये जो E नेट है आपकी बुक में एक्चुअल में इस E नेट को कहा गया होगा E reduced simply E. So अगर हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में डेफिनेशन दें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, सो सिंपली we can say dielectric constant of a dielectric material is defined as the ratio of the applied electric field to the reduced value of electric field when dielectric material is subjected in an external electric field. So this is the definition of the dielectric constant, and clearly you can see here जैसा कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रेशियो है, तो अगर हम इसके यूनिट या फिर डायमेंशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी. मींस दिस इज यूनिटलेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी. सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. मोरओवर अगर हम डायलेक्ट्रिक्स की जगह पे कोई भी मीडियम न रखें प्लेट्स के बीच में, कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में, सो in that case there is vacuum between the plates, between the conductors, and we will have EI is equals 0 between the plates of the conductor, means induced electric field will be 0 because there is nothing to get induced to get polarized. So in this way we will have E net means electric field between the plates is exactly equal to the electric field due to free charges existing on the conducting plates. And for that, if we look at this expression, then we can say K will be 1. For what? For vacuum. For vacuum. So vacuum के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है. हमने देखा कि अगर हम कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है बाय फ्रैक्शन 1 अपॉन K. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिड्यूस होने से क्या इफेक्ट प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल पे पड़ता है, चलिए हम इसके बारे में स्टडी करते हैं. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन देख रखा है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो हम लिखते हैं E इज इक्वल्स माइनस dV ओवर dr. चूंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के लिए कंसर्न है, इसलिए सिंपली हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स dV अपॉन dr. और प्लेट्स के बीच में हमने एक्चुअल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रखी है. सो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी गिवन एज V ओवर D, where this is the separation between the two conducting plates, and by this relation we can write potential difference between the plates is equals D times electric field.
एक्चुअल में हम सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट को कांस्टेंट रखते हुए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्लेट्स के बीच में। सो अगर हम डी को कांस्टेंट रखें तो इस रिलेशन से हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली फैक्टर 1/k से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल भी एक्चुअली क्या होगा, सेम फैक्टर k से डिक्रीज हो जाएगा। फिर से आपने देखा कि प्लेट्स के बीच में जो भी मीडियम एयर था उसको अगर हम कंप्लीटली रिमूव करके डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है, 1/k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर 1/k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है प्लेट्स के बीच में, सो इस लीनियर प्रोपोर्शनलिटी से हम कह सकते हैं बाय सेम फैक्टर पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स विल आल्सो गो डाउन like this. So potential difference between the plates also become 1/k times to its initial value. The next thing we have to see is polarization density. Next thing we have to learn is polarization density. पोलराइजेशन डेंसिटी। सो एक्चुअल में अगर आपने पोलराइजेशन फेनोमेना को एक्सप्लेन किया, सो इन द पोलराइजेशन यू गॉट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कब ऐसा हुआ, जब डाइलेक्ट्रिक को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा। तो इस तरीके से अगर कोई डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में एग्जिस्ट करते हुए पोलराइज्ड हो गया हो, तो व्हाट एवर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स, नंबर ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, this measurement is the polarization density for that dielectric material. So simply we can say polarization density is simply is equals to what? Is equals induced electric dipole moment developed per unit volume of the dielectric when it is subjected to an external electric field. So means this phenomena is completely known to you. Means what? When you are placing an electric dipole in an external electric field, then what happens to the dipole? Dipole gets polarized. Means polarization is what? Polarization is the phenomena to have electric dipole moment in the direction of net electric dipole moment in the direction of external electric field. So net electric dipole moment means electric dipole moment per unit volume developed in a dielectric medium placed in electric field, external electric field, is termed as polarization density. Now polarization density actually we denote it by capital letter P. So if we write a polarization density mathematically, then simply we can write P is equals n times small p, where let's see what is capital N and what is small p. Capital N is actually number of atoms per unit volume, while a small p is induced
electric dipole moment of each atom. So in this way, polarization density will be equal to n times p. Now if we see in case of parallel plates confining electric field between them, here suppose these are the free charges sigma f plus sigma f minus. Due to these free charges, if we are placing an electric dipole between the plates, these two conducting plates, then what we will have? We will have induced charges opposite to free charges, means to the positive charge there will be negative induced charge, and to the negative charge there will be positive induced charge or positive polarized charge, like this. And say the separation between the plates, conducting plates, is d, and area of cross section of each plate is a. So now if we calculate electric dipole moment per unit volume, that is polarization density, then see how can we write it. So if I ask you to get the volume enclosed by these two plates of area A separated by distance d, then simply you will write volume between these two conducting plates equals area times separation between the plates. And electric dipole here means these negative charges are appearing to the very close to the positive plate, and positive charges are appearing to the very close to the negative charge. So if we are writing the net dipole moment, so simply we will write magnitude of the charge into separation between the charge. So electric dipole moment of the induced charges, electric dipole moment of the induced charges of the dielectric, electric dipole moment of induced charges in the dielectric is equals, electric dipole moment is equal to the magnitude of the charges into separation between the charges. So Q into 2L. So here Q is actually what? Q is if we are writing Q, then simply we can write as we used to write, sigma is equals Q over A. So sigma induced time A is equals Q into what we are going to write, 2L. 2L means separation between these charges. 2Q, Qi means induced charges into area into D. So this is the electric dipole moment. So we are going to write sigma I times A times D. So this is the induced dipole moment of the whole dielectric. Induced electric dipole moment of the whole dielectric. Now if we are applying this definition, then we will have what? Electric means volume, means electric dipole moment per unit volume. So electric dipole moment is this much and volume is this much. So polarization density we can write sigma I A D upon A into D. So clearly here A into D makes cancel each other, and we will have polarization density is equal to the induced surface charge density. Polarization density is also defined as induced surface charge density in the electric dipole placed in external electric field. So in this way we will have this relation. Now we can relate this polarization density to the net electric field inside the dielectric as you have to take the screenshot of the
green board, then take it. See here, see here. Now we are going to relate net electric field inside the dielectric with the polarization density. So if we write net electric field inside the dielectric, then simply we can write E net is equals EF in vector form, EF minus EI. अगर हम मैग्नीट्यूड पे कंसर्न करें तो सिंपली मैग्नीट्यूड में हम लिख सकते हैं ई एन इज इक्वल्स ई एफ माइनस ई आई ओनली इन मैग्नीट्यूड. ई एफ अगेन अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, जिसको रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बुक में मेंशन किया गया होगा. ई आई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस इन द डाइलेक्ट्रिक. सो हियर we can write EI as we know E is equals sigma upon epsilon naught. So if we are writing EI, electric field due to induced charges, so it will be sigma I upon epsilon naught, means induced charge density over epsilon naught. So here we are writing this EF minus sigma I over epsilon naught. As we got, what we got? Polarization density is equal to the induced surface charge density on the dielectric surface. So we can write E net is equals EF minus P upon epsilon naught. So this is the relation what we can get between the polarization density and net electric field. Now we are going to next topic, which is dielectric strength, So next topic is, before dielectric strength, another topic is there, electric susceptibility. Electric susceptibility. This term is purely new to you. मीन्स ससेप्टिबिलिटी आप पहली बार सुन रहे होंगे. इसके पहले आपने परमिटिविटी समझी थी. परमिटिविटी के बाद एक नया टर्म आप सुन रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी. जैसे कि परमिटिविटी एक्चुअल में एक तरीके से आप कह सकते हैं परमिशन टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ मीडियम. ठीक है ना. किसी मीडियम की परमिटिविटी से मतलब है कि उस मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस ईज के साथ, कितने ईज के साथ पास आउट हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इसी तरीके से अगर हम ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ससेप्टिबिलिटी एक्चुअल में फिर से मीडियम, किसी मीडियम से ही रिलेटेड है, लेकिन मीडियम की किस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है एक्चुअल में, दैट इज पोलराइजेशन. मीडियम की पोलर, और यहाँ पे इस केस में जो हम पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक. सो डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन एबिलिटी, किसी डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन एबिलिटी की मेजर एक्चुअल में क्या है, डाइलेक्ट्रिक की ससेप्टिबिलिटी. मींस इफ एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज हाई ससेप्टिबिलिटी, इट मींस इजीली इट गेट्स पोलराइज्ड आर्ट, और in other word you can say extent of polarization is greater, is much more larger in case of susceptibility is high. Means the higher susceptibility, the higher ability to get polarized when subjected to any external electric field. तो आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि susceptibility is actually what? Susceptibility is actually measure of, is ability of dielectric to acquire polarization when placed in any external electric field. So obvious सी बात है,
आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर हम डायलेक्ट्रिक के अंदर इस डायलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती जाए, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में सेपरेशन मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की स्ट्रेचिंग बढ़ती जाती है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मासेस के बीच में एक्चुअली क्या बढ़ता जाता है, सेपरेशन के बढ़ने से आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल्स Q इंटू 2L लिखते हैं। वे अगर 2L को आप बढ़ा रहे हैं तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता जाता है। इट मींस व्हाट, पोलराइजेशन डेंसिटी या सिंपली पोलराइजेशन वेक्टर इंक्रीज करता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इंक्रीज करने से। और अगर हम देखें रिलेशन एक्चुअल में तो पोलराइजेशन डेंसिटी सिंपली पोलराइजेशन एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय अ dielectric placed in an external electric field is directly proportional to the net electric field inside the dielectric. Means there is a really linear relation between polarization and electric field. Means polarization density means electric dipole moment per unit volume achieved gained by dielectric is directly proportional to the is linearly dependent to the reduced value of electric field, that is net electric field inside the dielectric. Now अगर हम इस proportionality symbol को यहाँ से remove करें तो हमें एक्चुअल में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ता है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे जो हम लिखते हैं xi e एप्सिलॉन 0 e लिखते हैं। यहाँ पे जो हमने ये टर्म xi इसको पढ़ते हैं, ये देखिएगा आपके लिए एकदम नया है, सिंबल भी शायद नया हो, पहली बार आप देख रहे हो। सो ये एक्चुअल में xi प्रोनाउंसिएशन देखिएगा xi है, इसको xi पढ़ते हैं xi। और xi e का मतलब इलेक्ट्रिकल ससेप्ट, एक्चुअल में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी होती है, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे xi e लिख दिया है जिससे क्लियर रहे कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। जब हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे तो xi m यूज करेंगे। तो फिर ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज electric susceptibility. This constant of proportionality is known as electric susceptibility, which is a dimensionless quantity, means it has no dimension. So this is all about. Now the very important relation we are going to derive, which is relation between electric susceptibility and dielectric constant K, relation between electric susceptibility and dielectric constant K. So the next heading is fine. So next heading is the relation between electric susceptibility, here relation between xi e and K. इस रिलेशन से हमें कई सारी बातें पता चलती हैं, इसलिए हमारे लिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन, हम इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए ये जो रिलेशन हमने डिराइव कर रखा है ऑलरेडी, मिस रिलेशन बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोलराइजेशन डेंसिटी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं लिखने चल रहा हूँ, इस P की वैल्यू को यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी के टर्म में रिप्लेस कर रहा हूँ इस इक्वेशन में। तो हम लिख सकते हैं, आफ्टर दिस वी कैन राइट E net is equals EF, that is E external, E applied minus xi E epsilon 0 E over epsilon 0. So here this actually में this E is E net, इस बात को आप याद रखेंगे, यहाँ पे E net आपने लिखा है तो E net इस बात को आपको ध्यान रखना है। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। फाइन, यहाँ से देखिएगा एक्चुअल में बुक में आपके ई नेट को सिंपली रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखा गया है, तो उस टर्म में मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा था। अभी देखिएगा एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल होता है और माइनस xi e टाइम्स ई एन को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ लेफ्ट टू दिस इक्वालिटी एंड गोइंग टू गेट ई एन प्लस xi e टाइम्स ई एन is equals EF.
So if we taking common En, then we can have 1 plus xi En times Ef. Now taking this En net electric field to the right of the equality and writing it like this, Ef over En. So if you can remember, then this ratio is actually dielectric constant. Definition of dielectric constant, remember you said there the ratio of applied electric field to the reduced value of electric field is known as dielectric constant. So here you are going to write 1 plus chi is equals k. Sometimes in exam you are asked to derive the equation between electric susceptibility and dielectric constant, but sometimes this equation comes in another way. Means what? Prove that this equation may arise in this language also. Prove that dielectric constant k never ever can be negative or never ever can be less than 1. Prove that dielectric constant k is always greater than or equal to 1. ना ये क्वेश्चन बन सकता है. Prove that k is always greater than or equal to 1. So what you will do? You will derive this equation, and from here clearly you can see this susceptibility would have minimum value to 0. मीन्स अगर आप किसी भी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, सो केस या चांसेस क्या होंगे कि डायलेक्ट्रिक मटेरियल एकदम से पोलराइज ना हो. अगर कोई पोलराइजेशन नहीं होगा तो ससेप्टिबिलिटी 0 होगी, और अगर पोलराइजेशन होता है तो ससेप्टिबिलिटी की कोई एक सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू होगी. और आप सब जानते हैं डायलेक्ट्रिक मटेरियल चाहे पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ऑब्वियसली अप टू सम एक्सटेंट इट गेट्स पोलराइज्ड. सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. इफ दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देन ऑब्वियसली k ग्रेटर देन 1 प्लस एनी पॉजिटिव वैल्यू that is greater than 1. So k is always greater than 1, but k is equal to 1 when, अभी हमने डिराइव किया था k की वैल्यू 1 कब हो जाती है? जब एक्चुअल में डायलेक्ट्रिक की जगह पे कंप्लीट वैक्यूम हो. कंप्लीट वैक्यूम के केस में ससेप्टिबिलिटी 0, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पोलराइजेशन एबिलिटी नहीं है. वैक्यूम में पोलराइजेशन एबिलिटी 0 है. इन दैट केस यू विल हैव k is equals 1. That's it. Now we are moving to the next topic. Which is dielectric strength. Next topic, dielectric strength. So आपने एक्चुअल में देखा कि जब भी हम किसी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्चुअल में होता है. एक बार रफली फिर से देखिएगा. किसी भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे डायलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड डाइपोल एक्वायर कर लेता है लाइक दिस, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना. एक्चुअल में आपने कहा कि अगर आपने पोलर पढ़ा था तो पोलर के केस में कहा, पोलर या नॉन पोलर दोनों केस में, अगर हम EF मींस एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाएं बेटा, तो P भी इंक्रीज करता जाता है, पोलराइजेशन डेंसिटी भी क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है. कैसे देखिएगा. EF के इंक्रीज करने से बेटा एक्चुअल में इन पे जो देखो अभी जो इस पे जब अगर ये सपोज करो कि पोलर मॉलिक्यूल्स थे तो पोलर मॉलिक्यूल्स में के केस में ये रैंडम ओरिएंटेड थे. रैंडम ओरिएंटेशन के केस में आपको पता है कि इन पे टॉर्क लगा होगा और टॉर्क ने थर्मल एनर्जी को ओवरकम करके इन डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट कर दिया होगा. अगर ये नॉन पोलर रहे होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मासेस एक्चुअल में क्या हुए होंगे, स्ट्रेच हुए होंगे. और बेटा ये स्ट्रेचिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जाती है विद द intensity of the applied external electric field. So stretching इंक्रीज करने का मतलब चार्जेस के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करना. चार्जेस के बीच का सेपरेशन इंक्रीज होने से P इक्वल Q इंटू 2L. 2L आप इंक्रीज करेंगे मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. और यहाँ पे अगर ये नॉन पोलर की बात की हमने, अगर पोलर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बढ़ने से एक्चुअल में जो भी एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन होता है वो सैचुरेशन को अचीव करता है. मीन्स ऑल द एटम्स गेट्स
oriented, gets aligned in the direction of applied external electric field. And further, if we are increasing the electric field, then what will happen? The same thing what you observed here in case of non-polar, means पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मासेस के बीच का सेपरेशन फिर बढ़ना शुरू होगा, और सेपरेशन बढ़ता जाएगा कंटिन्यूअसली जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बेटा ये सेपरेशन इतना ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक्चुअल में हर एक एटम से ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा ना, ये नेगेटिव चार्ज डिटैच हो जाएंगे। जिस वैल्यू और नेगेटिव चार्ज जैसे ही डिटैच होंगे, ये डाइलेक्ट्रिक लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोसेस करेगा। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखने के केस में बेटा ये डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली बन जाएगा क्या? कंडक्टर। क्या बन जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर, क्योंकि इसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इस फेनोमेना को, मींस डाइलेक्ट्रिक का कंडक्टर बन जाने के फेनोमेना को डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक का एक्चुअली क्या कहते हैं बेटा? ब्रेकडाउन कहते हैं। फिर समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स हर एक एटम से डिटैच हो जाते हैं और इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है और लार्ज इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ कर देता है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब आपको, अगर आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखना है, हमें ये एक्चुअली में देखना होता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन बी अप्लाइड अक्रॉस अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स ब्रेकडाउन। फिर से देखिएगा, अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो हम स्ट्रेंथ ये देखते हैं बेटा कि ये कितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को ये क्या किए रहता है? मेंटेन किए रहता है। इसका मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन नहीं होता है। जितनी लार्ज इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग ब्रेकडाउन होगा, आप कहेंगे कोई भी डाइलेक्ट्रिक उतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पसेस करता है। सिंपली अगर आप इसको डेफिनेशन में दें तो डेफिनेशन में आप कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हियर वी आर डिफाइनिंग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट इज एक्चुअली व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड external electric field which can be applied across the dielectric before its breakdown. Before its breakdown. So this is called what? Actually dielectric strength. So dielectric strength, अगर हम बेटा dielectric strength की SI यूनिट की बात करें, so SI unit of dielectric strength is actually measurement of the maximum value of electric field. So obviously whatever is the SI unit of the electric field, that is the SI unit of the dielectric strength as well. So SI unit of dielectric strength को आप लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट है। बेटा ये SI यूनिट में देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो प्रैक्टिकल यूनिट किसकी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो दैट प्रैक्टिकल यूनिट इज बेटा किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। जो भी आप प्लेट्स देख रहे हैं बेटा, कंडक्टिंग प्लेट्स देख रहे हैं ना, इन कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन जो आप डी कंसीडर कर रहे हैं बेटा, डी ना मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है। और इस तरीके से जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है, जो कि एक डाइलेक्ट्रिक वियर कर सकता है, वो किलो वोल्ट के ऑर्डर का होता है। इस तरीके से हम प्रैक्टिकल में किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक्चुअल में किलो वोल्ट पर मिलीमीटर के टर्म में मेजर करते हैं। अब एक्चुअल में हम एक चार्ट देखते हैं बेटा, जहां पे हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को। सो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सब्सटेंस में लिख रहा हूँ K and dielectric strength, ओके। सो सबसे पहले हम बेटा वैक्यूम की बात करते हैं। वैक्यूम के केस से बेटा आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली वैक्यूम केस में 1 आता है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैक्यूम की बात करें, so it is infinite, means nothing is there to get polarized, so in that case it will have infinite dielectric strength vacuum. Next हम अगर एयर की बात करें, सो एयर का बेटा एक्चुअल में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें, सो प्रेशर के वेरिएशन से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली चेंज होती है। बट अगर हम बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, तो हम लिखते हैं 1.00058 दोनों चीज़ें लिखते हैं। सो अगर यहाँ पे हम एयर के एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज दिस मच, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज नियरली 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर की, पेपर जो आप लिख रहे हैं एक्चुअल में, जिसपे आप राइटिंग करते हैं, पेपर सिंपल। सो पेपर के केस में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियरली हम 3 के आसपास रखते हैं और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू 14 के अबाउट लिखते हैं। इसके अलावा अगर हम वाटर की बात करें, वाटर एक्चुअल में ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक का बेटा इन मोस्ट ऑफ केसेस जनरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज मच मोर अप्रोक्सीमेट, मींस यू कैन से मच मोर greater than the dielectric constant of a non-polar. Means what? I will write it later. Here you see water has dielectric constant of 80, but dielectric strength is negligible. Dielectric strength is negligible. हम ये एक्चुअल में मीन्स सामान्य वाटर की बात करें, मीन्स जो टैप वाटर आप कह सकते हैं। टैप वाटर में बेटा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन। सो इन आयन्स की प्रेजेंस की वजह से बेटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टैप वाटर का नियरली 0 फिर नेग्लिजिबल होता है। इसके अलावा एक यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट मटेरियल है माइका। माइका के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। माइका शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे और आप सरप्राइज हो गए होंगे कि ये माइका एक्चुअल में है क्या। तो पहले हम माइका जानते हैं और फिर जानेंगे कि माइका के पास एक्चुअल में क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। सो माइका बेटा एक लैटिन वर्ड है। माइका एक्चुअली क्या है? लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड की अगर हम मीनिंग की बात करें तो लैटिन वर्ड माइका क्या है? एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसकी मीनिंग है बेटा क्रम। क्रम ऑफ व्हाट? अगर हम किस तरीके की क्रम की बात कर रहे हैं तो सिंपली एक्चुअली हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। ग्रुप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स एक्चुअल में क्या होता है? माइका होता है बेटा। ग्रुप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स माइका है। इसके अलावा माइका के पास बेटा ये जो ग्रुप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स है, अगर आप इनको देखें तो ये एक्चुअल में नेचुरली लेयर्स के फॉर्म में फाइंड आउट होते हैं। मीन्स अबव वन लेयर देयर इज another so like this means layer wise they have means mica have 2-dimensional geometry, and in 2-dimensional symmetry they are layer like, means deposition of layer over one another. So such a material which is of a group of silicates of the minerals. So this is that is the mica. And in case of mica बेटा अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली माइका का 3 से 6 के बीच में वेरी करता है।
एक्चुअली माइका बेटा एक ही तरीके का नहीं और एक ही कलर का नहीं होता है, डिफरेंट तरीके के डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइप और कलर के बेसिस पे बेटा इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 3 से 6 के बीच में कोई एक वैल्यू पोसेस कर सकता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो नियरली 12 रखता है। सो ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में हम जाने। एक्चुअल में जानने का रीज़न क्या है? जानने का रीज़न हम एक सुटेबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसके पास सफिशिएंट लार्ज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है को यूज़ करना। किस लिए यूज करना? किसी कंडक्टिंग मटेरियल के सराउंडिंग के रूप में, सराउंडिंग के लिए यूज करना, ताकि हम उस कंडक्टर पे लार्ज चार्ज सप्लाई कर सके, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कर सके विदाउट। सो दिस इज ऑल अबाउट dielectrics and its properties. In the next video we will see about the capacitor and the properties related to it. Dear learners, please like the video, subscribe the channel so that I can get positive energy to work harder and harder for you all. Thank you.